Hello guys, good morning to all of you. In today's audio video lecture, basically we will cover the 21st July 2020 करंट अफेयर. तो चलिए शुरू करते हैं. तो पहला हमारा जो है यूएसिनोफिल काउंट है, एक ब्लड टेस्ट है, इस बारे में हम लोग जानेंगे. देखिए मैं आपको इस बारे में बता दूं कि अभी रिसर्चर्स ने जो इतने भी पेशेंट उनमें कोविड-19 के इनिशियल सिम्टम्स के लिए इस ट्रायल को हरी झंडी दिखा दी है. राइट. अब यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट आपको समझना, फंडामेंटली इसमें हमें समझना है कि ये एक ब्लड टेस्ट होता है जिसमें स्पेसिफिक टाइप की श्वेत रक्त कोशिकाओं यानी वाइट ब्लड सेल और ईओसिनोफिल से की संख्या को मापा जाता है. व्यक्ति में एलर्जी संबंधी बीमारियां, संक्रमण तथा अन्य चिकित्सीय स्थितियों में ईओसिनोफिल सक्रिय हो जाते हैं, यानी एक्टिव हो जाते हैं. और यहाँ पे हमें समझना है कि आखिर वाइट ब्लड सेल होता है क्या, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे लिए. तो चलिए समझते हैं. मैं आपको बता दूं कि वाइट ब्लड सेल जो होता है बेसिकली इसे हम ल्यूकोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं. दीज आर द सेल्स ऑफ द इम्यून सिस्टम, राइट, दैट आर इन्वॉल्व्ड इन प्रोटेक्टिंग द बॉडी अगेंस्ट बोथ इन्फेक्शियस डिजीज एंड फॉरेन इन्वेडर्स. All white blood cells are produced and derived from multipotent cell in the bone marrow, known as hematopoietic stem cells. ये तो हमने इसके बारे में समझा. अगला हमारा टॉपिक है मोर अबाउट नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज NABL. अब ये है क्या, इस बारे में हमें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. देखिए मैं इस बारे में अगर जब चर्चा करूं तो मैं आपको बता दूं कि ये जो है कन्फॉर्मिटी असेसमेंट बॉडीज़ यानी प्रयोगशालाओं को मान्यता प्राप्त करती है. अगर हिंदी में बोले तो अनुरूपता मूल्यांकन निकायों, इसकी हिंदी होती है. लेकिन NABL भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर एक स्वायत्त निकाय है. राइट. इसके बारे में हमें समझना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट भी पॉइंट है ये. और मैं आपको इस बारे में एक चीज़ और बता दूं, आप इसे ऑटोनोमियस बॉडी भी बोल सकते हैं. राइट. अब यहाँ पे आपको देखना यह है कि जिसका पंजीकरण संस्था पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत किया गया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. अगला इसमें है क्या है कि NABL एक एशिया पैसिफिक लेबोरेटरी एक्रेडिटेशन कॉर्पोरेशन यानी APLAC, राइट, ये ध्यान देना है आपको. और इंटरनेशनल लेबोरेटरी एक्रेडिटेशन कॉर्पोरेशन ILAC के साथ म्यूचुअल रिकॉग्निशन अरेंजमेंट है. मैं आप समझाता हूँ कि म्यूचुअल जो हम अगर बात करें रिकॉग्निशन अरेंजमेंट होता क्या है. सो इट इज एन international agreement by which two or more countries agrees to recognize one another's conformity assessment results. So a mutual recognition arrangement is an international arrangement based on such an agreement. याद रखना आपको. And MRA have become increasingly common since the formation of World Trade Organization in 1995. Remember this point. And they have been forged within and among various trade blocs including APEC and European Union. ये चीज़ हमें ध्यान देना है. अगली जो इसमें चीज़ आती है और अगली जो पॉइंट आती है वो आती है इंटरनेशनल जो है एक्रेडिटेशन कॉर्पोरेशन. इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि हम लोग इसके बारे में जानकारी लें. वैसे जब आपके पास ये PDF जाएगा, आप इस अगर लिंक पर क्लिक करोगे इस सारे वर्ड्स पे, तो आपको विकीपीडिया पे डायरेक्टली ले जाएगा, विकीपीडिया के पेज पे, वहाँ से आप इसकी जानकारी ले सकते हो. साथ ही साथ चलिए इस बारे में थोड़ा और जानते हैं हम लोग. देखिए मैं बता दूं कि यह जो है साइंस एंड इंजीनियरिंग के सभी जो मेजर फील्ड्स हैं, जैसे हम अगर बात करें जैविक, राइट, और साथ ही साथ अगर हम जैसे बायोलॉजिकल, केमिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, फ्लूइड फ्लो, नॉन डिस्ट्रक्टिव ETC, तो जितने भी इनको मान्यताएं प्रदान करती है. ये हमने देखा पेपर 1 कम पेपर 2 में जो हमारा पहला टॉपिक है ट्रिनिटी टेस्ट. हालांकि एक ही टॉपिक है क्योंकि इसमें ज़्यादा टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट उतनी नहीं आ पाती है. जो टॉपिक लगता है कि आ सकते हैं उन्हीं को लाया जाता है यहाँ पे. मैं आपको लाने की कोशिश करता हूँ. आगे बढ़ते हैं इस मामले में. तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ये जो है इसका नाम या फिर इसका परीक्षण कब किया गया था. देखिए 16 जुलाई 1945 को, ठीक 75 वर्ष पूर्व, अगर हम अभी से बात करें 75 ईयर्स एगो, जितने भी अमेरिकी साइंटिस्ट थे उनके द्वारा द गैजेट यानी विश्व का पहला परमाणु बम, द वर्ल्ड फर्स्ट एटम बम का परीक्षण किया गया था. और इसके बाद ट्रिनिटी परीक्षण जो है उसका नाम दिया गया. हालांकि इसमें इसके एक महीने से कम समय के पश्चात यानी तुरंत बाद जापान के जो शहर है नागासाकी, आपने सुना भी होगा, इस बहुत न्यूज़ में थी, आप इसके हिस्ट्री में भी आपने पढ़ा, वर्ल्ड हिस्ट्री में, तो उस पर फेट मैन नाम का एक समान परमाणु बम गिराया था जिसमें हजारों की संख्या में लोगों की जो है कैजुअलिटीज हुई थी. लेकिन इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या है इस बारे में थोड़ा हम लोग जानते हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है. लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि अगर हम ट्रिनिटी ट्रायल के अगर बारे में बात करें तो इसके परिणाम क्या थे, इससे पहले मैं बता दूं महत्वपूर्ण तथ्य आपको.
हालांकि यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया, फिर भी आपको जानना जरूरी है। देखिए, पहले सुपर बम जिसे गैजेट का उपनाम दिया गया था, अमेरिका के नेतृत्व में जो अंडर में मैनहट्टन प्रोजेक्ट के अंतर्गत विकसित किया गया था। और इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य क्या था कि सेकेंड वर्ल्ड वार में जो एलाइड जो कंट्रीज हैं उनकी जो सोल्जर्स है सेनाओं के लिए जो जर्मनी, जापान तथा इटली पर बढ़त बनाने के लिए परमाणु हथियार विकसित करना था। तो सुपर बम को जूलियस रॉबर्ट ओपनहाइमर के नेतृत्व में जितने भी साइंटिस्ट हैं उनकी टीम ने एक डिजाइन तथा विकसित किया था। ओपनहाइमर कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय यानी बर्कले में भौतिकी के प्रोफेसर थे। इन्हें परमाणु बम के जनक के रूप में भी जाना जाता है दोस्तों। इस परीक्षण को न्यू मैक्सिको के रेगिस्तान में लॉस एलामोस से लगभग 337 किलोमीटर दूर स्थित जिसे हम बोल सकते हैं अल्मगार्डो बॉम्बिंग रेंज में किया गया था। देखिए, इसमें मैंने मेंशन नहीं किया है, लेकिन आपको याद रखना है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं करंट अफेयर में जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, चूँकि ज़्यादा जितनी फैक्ट्स लानी चाहिए थी उतनी फैक्ट्स मैंने यहाँ पे डाल दिए, जो आपकी आप जब ऐसे लिखें या फिर आप आर्गुमेंट डालें तो उसमें आप उसको मेंशन कर सकें। फिर भी आपको याद रखना। देखिए, मैं इसके बारे में जब बात करूं तो आप ये पाएंगे कि न्यू मैक्सिको के निवासियों के इस परीक्षण में चेतावनी नहीं दी गई थी। आप ये ध्यान देना, राइट। तो विस्फोट जो जनित विकिरण यानी हम जिसे बोल सकते हैं जितने भी रेडिएशन थे उनके प्रतिकूल प्रभाव को परीक्षण के तुरंत बाद कई वर्षों तक जो है उसको नज़रअंदाज किया गया। और ट्रायल के तुरंत बाद इस क्षेत्र में शिशु मृत्यु दर में अचानक वृद्धि हुई थी। हालांकि यहाँ पे एक चीज़ और बात बोली जाती है कि जो स्थानीय निवासियों द्वारा ट्रिनिटी परीक्षण के तुरंत बाद कैंसर रोगियों की संख्या में वृद्धि की शिकायत की गई थी उस समय। तो विस्फोट जनित जितने भी धूल थे, परीक्षण स्थल जो जहाँ पे ट्रायल हुआ था जिस प्लेस पे, उससे लगभग 100 मील की दूरी तक फैल गई थी, जिससे वहाँ के निवासियों के लिए गंभीर संकट उत्पन्न हो गए थे। तो स्थानीय निवासियों के पालतू पशुओं की त्वचा जलने, रक्तस्राव तथा बाल गिरने के मामले में बड़ी संख्या में देखे गए। तो एक चीज़ और हुई थी कि काफ़ी वर्षों बाद अगर हम बात करें बेसिकली, तो वहाँ पे वर्ष 1990 में अमेरिकी सरकार ने रेडिएशन एक्सपोजर कंपनसेशन एक्ट पारित किया था। तुरंत उसके बाद उत्तरी मैक्सिको के जो नॉर्थ मैक्सिको का रेडियोथर्मी विकिरण से पीड़ित निवासियों को क्षतिपूर्ति प्रदान की गई थी। मतलब जो लॉसेस हुए उसको रिकवर करने के लिए कुछ फाइनेंशियल हेल्प की गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। तो वहीं पे एक बात आती है कि वैश्विक स्तर पे विभिन्न देशों के पास परमाणु किन के पास है। ये जो हम लोग न्यूक्लियर की बात कर रहे हैं, न्यूक्लियर प्रोजेक्ट या न्यूक्लियर प्लांट्स की, देखिए ट्रिनिटी परीक्षण के 75 वर्षों के बाद अगर हम बात करें 75 ईयर्स आफ्टर 75 ईयर्स, वर्तमान में विश्व के 9 देशों के पास परमाणु अस्त्र भंडार है। लीगली मैं बात कर रहा हूँ, इलीगली बात नहीं कर रहा हूँ, राइट। तो अब यहाँ पे देखना है किन के पास है। आप यहाँ पे देख भी सकते हो, नाम मैंने मेंशन कर दिया है, जैसे कि अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, रूस, फ्रांस, भारत, चीन, इजराइल, पाकिस्तान, उत्तरी कोरिया सम्मिलित। तो यूनाइटेड किंगडम में भी बहुत सारी कंट्रीज आ सकती हैं, राइट। वर्ष 1945 के बाद कम से कम 8 देशों द्वारा 2000 परमाणु परीक्षण विस्फोट किए गए, राइट। अब अगला जो इंपॉर्टेंट है, आप इसमें थोड़ा सा देख सकते हैं, थोड़ा केयर करना है कि परमाणु बम परीक्षण जब हुई थी उसके विस्फोटों के सबसे ताज़ा उदाहरणों में भारत द्वारा मई 1998 में पोखरण 2 परीक्षण के तहत 5 विस्फोटों की श्रृंखला है, आपको याद भी होगा। और भारत द्वारा पहला परमाणु परीक्षण, अब ये आपको बताना कमेंट सेक्शन में कि पोखरण प्लेस कहाँ पे है। मई 1974 में किया गया था इसका, भारत का पहला परमाणु परीक्षण, जिसका कोड नाम क्या था, स्माइलिंग बुद्धा था। रिमेंबर दिस पॉइंट। तो मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।